नमस्कार, मैं फ़िरोज़ खान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सफल खेती में। यदि आपने आलू की फसल लगाई है तो आपकी भी चाह अपनी फसल से अधिक उत्पादन की होगी। लेकिन ये बात भी सही है कि अधिक पैदावार के चक्कर में आप बहुत सारे केमिकल्स अपनी फसल में यूज करते हो, जिनमें से कुछ केमिकल्स तो फसल के लिए ज़रूरी होते हैं और कुछ ऐसे जिनकी फसल को कोई ज़रूरत नहीं। फिर भी आप इन केमिकल्स का धड़ल्ले से प्रयोग कर रहे हो। कारण है गलत सलाह और आपको सही जानकारी ना होना। अगर आपको एक समझदार फार्मर या किसान बनना है तो आपको अपनी फसल के बारे में सही जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। मैंने आलू की फसल पर कई वीडियोस अपलोड की हैं जिनमें मैंने चीज़ों को सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियोस का लिंक है। उन वीडियोस को देखकर आप अपनी नॉलेज में इजाफा कर सकते हो। आज बात करते हैं आलू की फसल की बहुत महत्वपूर्ण बीमारी पछेती झुलसा या लेट ब्लाइट की। फंगस फाइटोफिथोरा इन्फेंटेंस के कारण होने वाली लेट ब्लाइट आलू की सबसे महत्वपूर्ण बीमारी है, जिसके कारण कम समय में फसल खराब हो सकती है। यदि उचित उपाय नहीं अपनाए जाएं, तो इस बीमारी से आलू की पैदावार में 80% तक नुकसान हो सकता है। मान लीजिए अगर किसी खेत में आलू की फसल पछेती झुलसा से प्रभावित हुई है, तो उस फसल की खुदाई के बाद इस रोग से संक्रमित पौधों का कुछ भाग जैसे जड़, तना, पत्ती उसी खेत में पड़ा रहता है और इन्हीं जड़, तना, पत्तियों पर कई महीनों तक इस रोग को फैलाने वाले कवक के बीजाणु जीवित रहते हैं। जब अगली साल उसी खेत में आलू की फसल लगाई जाती है तो यही बीजाणु जर्मिनेट होकर उस फसल को प्रभावित करते हैं और काफ़ी संभावना है कि उस खेत में पछेती झुलसा का अटैक देखने को मिले। लेकिन यह रोग फसल को कितना प्रभावित करेगा, यह डिपेंड करता है मौसम और आप अपनी फसल की कितनी देखरेख कर रहे हो उस पर। इसके अलावा इस रोग का खेत में आने का सबसे मुख्य कारण माना जाता है संक्रमित बीज कंदों का प्रयोग। कोल्ड स्टोर से लाए गए संक्रमित बीज कंदों को जब बुवाई के लिए प्रयोग किया जाता है तो इन कंदों से बनने वाले पौधे इस रोग से प्रभावित होते हैं, जो बाद में पास के पौधों को संक्रमित करते हैं। और अनुकूल मौसम की स्थिति जैसे कम तापमान, रुक रुक कर होने वाली सर्दियों की बारिश, हैवी सिंचाई, ऐसी परिस्थितियों में रोग को फैलाने वाले बीजाणु हवा तथा पानी के माध्यम से पूरे खेत में बड़ी तेजी से फैलते हैं और ऐसी स्थिति में फसल 10 से 15 दिनों के भीतर खराब भी हो सकती है। इसीलिए आलू के किसान इस बीमारी के बारे में सही जानकारी जरूर रखें। आइए अब जानते हैं इस रोग के लक्षणों के बारे में। इस रोग के शुरुआती लक्षणों में पत्तियों पर छोटे, हल्के गहरे रंग के गोलाकार से लेकर अनियमित आकार के धब्बे देखने को मिलते हैं, जो बाद में आकार में बढ़ते हुए गहरे भूरे रंग से काले रंग में बदल जाते हैं। ये धब्बे आमतौर पर सबसे पहले निचली पत्तियों पर दिखाई देते हैं। धब्बे या घाव अक्सर पत्ती के सिरों या किनारों के पास विकसित होते हैं, क्योंकि यहाँ ओस सबसे लंबे समय तक बनी रहती है, जिसके कारण फंगस का इन्फेक्शन यहीं से स्टार्ट होता है। इस रोग से प्रभावित फसल को जब आप सुबह के समय देखोगे तो पत्तियों की निचली सतह पर गहरे भूरे रंग के घावों के आसपास कवक की एक सफ़ेद रुई जैसी वृद्धि दिखाई देती है, खासकर जब मौसम में नमी या सुबह के समय ओस गिरती हो। वातावरण में नमी की कमी होने पर पत्तियों का गीला भाग सूखकर भूरे या काले रंग का हो जाता है। पत्तियों के बाद तने पर भी हल्के भूरे रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं, जो बाद में लंबाई में बढ़कर तने के चारों ओर फैल जाते हैं।
तने के संक्रमित हिस्से में फंगस की सफ़ेद वृद्धि विशेष रूप से सुबह के समय दिखाई देती है। यदि उचित उपाय नहीं किए जाएं तो इन धब्बे वाली जगहों से तना टूटकर गिर जाता है। इस रोग का प्रभाव केवल तने तक ही सीमित नहीं रहता। बारिश या सिंचाई के पानी के साथ रोग को फैलाने वाले बीजाणु जमीन के अंदर पहुंचकर कंदों को भी प्रभावित करते हैं, जिससे कंदों पर अनियमित उथले या धसे हुए लाल भूरे रंग के धब्बे बनने लगते हैं। बड़े की तुलना में छोटे अपरिपक्व कंदों में संक्रमण का खतरा अधिक देखने को मिलता है। अब जान लेते हैं इस बीमारी के केमिकल कंट्रोल के बारे में। ऐसे क्षेत्र जहां पचैती झुलसा के आने का रिस्क बना रहता है, उन क्षेत्रों के किसान भाइयों को इस रोग के बचाव के लिए कुछ सुरक्षात्मक कवकनाशियों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे नंबर 1 साफ, जिसमें कार्बनडाजिम 12% प्लस मैनकोजेब 63% WP फॉर्म में होता है। इसका 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आपको 150 लीटर पानी के साथ इस्तेमाल करना है। नंबर 2 पॉलीराम, इसमें मैटीराम 70% WG टेक्निकल देखने को मिलता है। इसकी 600 से 700 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डोज होती है। नंबर 3 एंट्राकोल, इसमें प्रोपिनेव 70% WP टेक्निकल देखने को मिलता है। आप इसका 600 से 700 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 125 से 150 लीटर पानी के साथ मिलाकर फसल पर स्प्रे कर सकते हो। नंबर 4 M45, इसमें मैनकोजेब 75% WP टेक्निकल पाया जाता है। इसका भी आप 600 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हो। आवश्यकता हो तो बताए गए किसी भी एक फफूंदनाशक का अपने 10 से 12 दिन के अंतराल पर छिड़काव दोहरा सकते हो, लेकिन ध्यान रखें यह फफूंदनाशक केवल इस रोग को आने से रोकते हैं। अगर रोग का संक्रमण खेत में हो जाए और रोग के लक्षण विकसित होने लगें तो यह फफूंदनाशक अप्रभावी साबित होते हैं। यदि फसल में इस रोग के लक्षण दिखने लगें या फिर मौसम का मिजाज कुछ ऐसा है कि कभी बारिश, कभी बादल, कभी कोहरा, तो ऐसे में आपको अच्छी फंगिसाइड्स का प्रयोग करना है। जैसे नंबर 1 रिडोमिल गोल्ड, इसमें 4% मेटालैक्सिल प्लस 64% मैनकोजेब WP फॉर्म में मिलता है। इसकी 400 ग्राम मात्रा 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहती है। नंबर 2 करजेट, इसमें साइमोक्सानिल 8% प्लस मैनकोजेब 64% WP फॉर्म में मिलता है। इसकी 600 ग्राम मात्रा 1 एकड़ में छिड़काव की जा सकती है। नंबर 3 रेबस, इसमें मैंडीप्रोपामाइड 23.4% SC फॉर्मुलेशन के साथ देखने को मिलता है। इसकी 160 से 200 ml मात्रा 1 एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हो। नंबर 4 इक्वेशन प्रो, इसमें साइमोक्सानिल 22.1% प्लस फेमोक्साडोन 16.6% टेक्निकल SC फॉर्म में देखने को मिलता है। इसकी 200 ml मात्रा 150 लीटर पानी के साथ मिलाकर पर एकड़ के हिसाब से आप खेत में स्प्रे कर सकते हो। नंबर 5 इन्फिनिटो, इसमें फ्लूओपिकोलाइड और प्रोपामोकार्प हाइड्रोक्लोराइड टेक्निकल SC फॉर्म में देखने को मिलता है। इसकी 500 ml मात्रा 1 एकड़ के लिए होती है। नंबर 6 फोलियो गोल्ड, इसमें मेटालैक्सिल प्लस क्लोरोथेलोनिल SC फॉर्म में 2 टेक्निकल देखने को मिलते हैं। इसकी 400 ml मात्रा 150 लीटर पानी के साथ मिलाकर 1 एकड़ के हिसाब से प्रयोग में ले सकते हो। नंबर 7 मेलोडी डियो, इसमें इम्प्रो वैलीकार्प 5.5% प्लस प्रोपिनेब 61.25% 2 टेक्निकल WP फॉर्म में मिलते हैं। इसकी 600 ग्राम मात्रा 1 एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हो। इसके अलावा एक दवा बासब कंपनी की जेम्प्रो के नाम से आती है। थोड़ी महंगी दवा है लेकिन इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। इसका 400 ml पर एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना होता है।
लेकिन इसका प्रयोग तभी करें जब लगे कि फसल में पछेती झुलसा का कंट्रोल नहीं हो रहा है। जितनी भी मैंने फंगिसाइड्स आपको बताई हैं, इनमें से आप कोई भी एक फंगिसाइड प्रयोग करें और अगर आवश्यकता पड़े तो 10 से 12 दिन के बाद दवा बदल कर रिपीट भी कर सकते हो। दोस्तों, सबसे सही तरीका तो यही है कि रोग को खेत में आने ही ना दिया जाए। इसके लिए आप कुछ बातों का ध्यान रख सकते हो, जैसे सदैव रोग मुक्त स्वच्छ बीज कंदों का ही प्रयोग करें, ज़्यादा लेट बुवाई ना करें, हो सके तो अक्टूबर माह में बुवाई का कार्य पूरा कर लें। बादल वाले दिनों में सिंचाई बंद कर दें। आसपास के क्षेत्रों में जैसे ही बीमारी आने की सूचना प्राप्त हो तो अच्छी सी फफूंदनाशक दवा का जरूर प्रयोग कर लें। जो खेत इस रोग की ज़्यादा चपेट में आ जाएं, उनमें दवाओं का प्रयोग करके अपने पैसे बर्बाद ना करें। केवल पौधों को काट कर खेत से बाहर दफना दें, जिससे संक्रमण कंदों तक ना पहुँचे। तो दोस्तों, लेट ब्लाइट पर इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।